हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2017 में एमपी पटवारी में हिंदी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन है। ऑप्शन दिए हुए हैं क, ल, ई, म। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ल और ऑप्शन 4 म, दोनों में जो है हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों तो पूरक व्यंजन हो गए। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 3 इस ई, ये जो है ई जो है वो पूर्णतः स्वर है। ठीक है, इसमें व्यंजन नहीं है, तो बच गया ऑप्शन नंबर पहला क जो है स्वर सहित व्यंजन है, क्योंकि क जो है वो क प्लस अ से मिलकर बना है। क जो है वो व्यंजन है और अ जो है वो स्वर है, तो स्वर सहित व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क। चलिए अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो खाली स्थान कहलाते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा या फिर अंतस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी साथ रहने वाला। जैसे कि अनुसार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन, किंतु ये स्वर के सहारे चलते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं धर्म, प्राचीन, रथ, राष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा प्राचीन। ठीक है, प्राचीन क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो इसको समझते हैं। देखिए देखिए र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन अर्थात बिना स्वर के व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? पदेन कहा जाता है, जैसे कि प्राचीन, प्राण, हास, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राचीन। ऑप्शन पहला धर्म, धर्म में स्वर रहित र का प्रयोग किया गया है, जिसे रेप कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है ना तो ये अपने आने वाले वर्ण के ऊपर में लग जाता है, यानी ऊपर में चला जाता है। देखिए यहाँ पे जो र है वो म के ऊपर में चला गया है ना। ऑप्शन तीसरा रथ, रथ में जो है रथ में जो र है वो आधा र प्लस अ से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो है स्वर का प्रयोग हुआ है ना, स्वर रहित नहीं है ये। और राष्ट्र में भी आधा र प्लस अ अर्थात स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। इसमें जो र है वो और इसमें जो र है वो, ये दोनों में स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राचीन। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खाली स्थान आ जाता है। समानता, अंतर, अनुतर या फिर भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अंतर। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर अर्थात फर्क आ जाता है। ऑप्शन नंबर पहला, पहला में दिए हुआ है समानता, समानता का अर्थ होता है एक समान होने वाला भाव, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा चांद खाली स्थान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है। ऑप्शन पहला सा, ऑप्शन दूसरा ही, ऑप्शन तीसरा भी, ऑप्शन चौथा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सा। देखिए वाक्य क्या हो जाएगा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। अच्छा, निपात क्या होता है? तो जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है वो निपात कहलाते हैं, और निपात को अवधारक भी कहा जाता है। ठीक है, निपात जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, कभी पूछा भी जा सकता है। देखिए इस वाक्य में तुलना की जा रही है, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, उसके चेहरे की तुलना जो है चांद से की जा रही है, तो यहाँ पे सा जो है वो तुलनात्मक बोधक निपात होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पहला प्रसून, दूसरा तीर, तीसरा अंबक, चौथा यातुधान। इसका सही आंसर है दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, तीर। बाण का पर्यायवाची शब्द है तीर, और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ठीक है, और बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द बताइए। तीर, विसिख, शक, सायक, ईसु, सिलीमुख, ये सब जो होते हैं बाढ़ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन पहला प्रसून, प्रसून का पर्यायवाची होता है फूल, कुसुम, है ना, क्या, कुसुम, और पुष्प, प्रसून, पुह, सुमन, ये सब जो होते हैं वो प्रसून के पर्यायवाची होते हैं। अंबक, अंबक को बोला जाता है घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, सैंधव, बाजी,
है ना। और यातुधान के पर्यायवाची होते हैं राक्षस, ठीक है। राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव, असुर, ये सब यातुधान के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जिसकी चार भुजाएं हों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जिसकी चार भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द बताना है। बहुभुज, चारभुज, चतुर्भुज, चतुरानन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहा जाता है। और चतुरानन किसे कहते हैं? जिसके चार मुख हों उसे चतुरानन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं? प्रत्यागत, ठीक है। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्यागत। प्रगत, प्रगत किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो चल पड़ा हो उसके लिए प्रगत का यूज किया जाता है। आगत तो आया हुआ, और स्वागत, स्वागत तो एक शब्द है, हम एक अभ्यर्थना भाव का शब्द होता है, जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं ना, वही वाला स्वागत है। चलिए अगला प्रश्न है, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इसमें कौन सा संधि है? तो गूढ़ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। रक्षा, राक्षस, कवच, भक्षक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द होता है भक्षक। ऑप्शन नंबर पहला रक्षा, रक्षा का विलोम होता है विनाश। ऑप्शन दूसरा राक्षस, राक्षस का विलोम होता है देवता। और कवच, कवच का विलोम होता है जख्म। चलिए अगला प्रश्न है, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। शक्तिशाली, शक्ति, शक्तिपुंज या फिर शक्तिपूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, शक्ति। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शक्ति में ती प्रत्यय लगा हुआ है, और शक्तिशाली में शाली प्रत्यय लगा हुआ है। और शक्तिपुंज, शक्तिपुंज में जो है पुंज प्रत्यय लगा हुआ है। और शक्तिपूर्ण, शक्तिपूर्ण में पूर्ण प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, द्वंद्व समास। देवासुर, देवासुर में जो है द्वंद्व समास लगा हुआ है, और इसका समास विग्रह क्या होगा? देव और असुर। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो आप कमेंट करके बताइएगा जो देवासुर है वो कौन सा द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न है, सिर से पैर तक मुहावरा का अर्थ निम्न में से कौन सा है। पूरा शरीर, चर्चा लगाना, बहस छीड़ना, आदि से अंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, आदि से अंत। सिर से पैर लगना मुहावरे का अर्थ होता है आदि से अंत या शुरू से आखिरी तक। चलिए अगला प्रश्न है, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शासन। चलिए अगला प्रश्न है, हर मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर भक्ति रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, वीर रस। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्ति में क्या है? वीर रस है। वीर रस क्या होता है? तो युद्ध आदि साहसिक कार्य के लिए हृदय में उपस्थित उत्साह से जिस आनंद की सृष्टि होती है उसे वीर रस कहते हैं। और वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद अर्थात वैराग्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव दास्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बद उपसर्ग किस भाषा का है। बद उपसर्ग जो है कौन सी भाषा का है उपसर्ग है ये बताना है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू फारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, उर्दू फारसी। बद जो है वो उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है।
मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्रधिक सुमन फाड़, अवलोक रहा बार बार नीचे जल में निज महाकार। इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के साथी होते हैं विभाव, संचारी भाव, अनुभाव या फिर अस्थायी भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संचारी भाव। संचारी भाव जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, स्थायी भाव के साथी अर्थात सहायक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं जिन्हें स्थायी भाव कहते हैं, और जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए अर्थात कुछ समय के लिए जागृत होते हैं उन्हें व्याभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव की संख्या जो होती है वो 9 होती है। ठीक है, और संचारी भाव की संख्या 33 है। चलिए अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनी गाता, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। कौन सा अलंकार है? इन पंक्ति में ये बताना है। ठीक है, चलिए विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे, संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। चलिए अगला प्रश्न है, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अध, आध, आधा, खिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अध। अधखिला में अध उपसर्ग है और खिला जो है मूल शब्द है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।